नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने अपने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर बात करने वाले हैं ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और हमारे देश के अस्तित्व से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे देश के किसानों के बारे में, किस तरीके से अर्थव्यवस्था के नाम पर आम आदमी को रीजनेबल प्राइस पर अन्न उपलब्ध करवाने के नाम पर इस देश के किसान को जानबूझकर सरकार के द्वारा गरीब रखा जा रहा है। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। दोस्तों, इस देश में हर राजनीतिक दल को किसान का वोट जरूर चाहिए, लेकिन किसान के पेट की आग बुझाने की फुर्सत किसी भी राजनीतिक दल को नहीं है। धरती का सीना चीरकर अपने पसीने से फसल उगाकर हम सबका पेट भरने वाला किसान अगर आज भूखा है, नंगा है, बिना कपड़ों के है, बिना छत के है, तो इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ ये सिस्टम, ये राजनेता नहीं हो सकते। इस सिस्टम के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार आपके और हमारे जैसे नागरिक भी हैं, जो सरकारों से जायज सवाल पूछने से डरते हैं। कोई राजनीतिक निष्ठा से नहीं पूछना चाहता, कोई जातिगत निष्ठा से नहीं पूछना चाहता, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। अलग अलग कारणों से हम लोगों ने अपनी सरकारों से सही सवाल करने बंद कर दिए और उसी का अंजाम है कि सरकारें वक्त के साथ उदंड होती चली गई, समाज के दबाव से मुक्त होती सरकारें चली गई, नेता समाज के दबाव से मुक्त होते चले गए। दोस्तों, किसान की अगर बात करें तो किसान को कभी भी उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता। लॉजिक जो सरकार की तरफ से और अर्थशास्त्रियों की तरफ से दिया जाता है वो ये कि अन्न क्योंकि जीवन की एक बेसिक नेसेसिटी है, मूलभूत आवश्यकता है, उसको अगर हम बाजार के हवाले कर देंगे तो अन्न का जो रेट है वो बहुत इन्फ्लेट हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा और ये जो मूलभूत ज़रूरत इंसान की है ये देश के अधिकतर लोगों के लिए पहुंच से बाहर हो जाएगी। तो इस लॉजिक की वजह से सरकारें कभी भी अन्न की कीमत को बाजार के हवाले नहीं करती हैं। 91 में जब हमारे देश में आर्थिक सुधार हुए उसके बाद बाकी सब चीज़ों को, प्रोडक्शन को, कीमतें सेट करने को, सारे सिस्टम को बाजार के हवाले कर दिया गया, लेकिन 91 के सुधार भी हमारे किसान का भला नहीं कर पाए, क्योंकि किसान को उन सुधारों से जनहित के नाम पर दूर कर दिया गया कि अगर फसलों को हम बाजार भाव पर छोड़ देंगे तो समाज के, देश के एक बड़े हिस्से के लिए वो चीज़ें बहुत महंगी हो जाएगी। तो उसका एक शॉर्टकट तरीका क्या है, क्योंकि किसान गरीब है, दबा कुचला हुआ है, उसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है, उसको दबाए रखो, उसको मजबूर कर दो कि उसके पास कोई अल्टरनेटिव रास्ता ना हो अपनी फसल को बेचने का और एक फिक्स रेट के ऊपर ही उसकी फसल बाजार में बिक पाए। इसकी वजह से दोस्तों हमारा किसान आज भी गरीब है। आप सुनते होंगे सरकार ने जो है एमएसपी बढ़ा दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो फसल का सरकार सेट करती है कि इस साल इसमें 100 रुपया बढ़ा दिया, इस साल इसमें 50 रुपये बढ़ा दिए। दोस्तों, हम लोग एक बार बाजार जाते हैं और एक 50 रुपए की कीमत वाला पिज्ज़ा 500 रुपए में खाकर उड़ाकर पैसे चले आते हैं, लेकिन हमारे किसान की फसल 1 क्विंटल मतलब 100 किलो के ऊपर अगर हम उसको 100 रुपये बढ़ा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम उसके ऊपर किस लेवल की दया दिखा रहे हैं, कि हम उसको अपनी कृपा का पात्र बना रहे हैं। ये जो भावना है किसान के ऊपर उपकार करने की, हमारी सरकारें हर 5 साल में किसानों के कर्जे माफ कर देती है। पढ़ा लिखा संभ्रांत वर्ग चिल्लाता है मुफ्त की आदत मत डालो, मुफ्त की आदत मत डालो, लेकिन ये जो सब्सिडियां हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर सब्सिडी हो, चाहे कर्जे माफ करना हो, ये किसान के ऊपर हमारा कोई एहसान नहीं है। ये हम अपने फायदे के लिए उसको दे रहे हैं ताकि उसको 2 वक्त की रोटी मिलती रहे, उसकी सांसें चलती रहे, वो जमीन का सीना चीर कर अपना पसीना बहाकर फसल उगाता रहे और उस फसल से हमारा आपका पेट भरा रहे। तो ये हम किसान के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, हम उसको मरने नहीं दे रहे हैं इनके जरिए कि वो मर गया तो फसल कौन उगाएगा। हम उसको जिंदा रखने के लिए ये सब्सिडियां उसको बांटते हैं, एक उसको अपना एहसान का पात्र बनाते हैं ताकि वो हमारे एहसानों तले दबा रहे, भूखा नंगा दबा कुचला, बिना छत बिना कपड़ों के वो खेतों में मेहनत करता रहे ताकि आपका हमारा पेट भरता रहे।
जिस एमएसपी की हम बात करें, आज हम उस एमएसपी के पीछे का खेल ही आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। दोस्तों, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है फसलों का, वो मोटा मोटा करीबन 20-22 फसलें हैं जिनका एमएसपी सरकार के द्वारा सेट किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो एमएसपी कैलकुलेट होता है, आज हमने यही निकाला है, पूरा इसका डिटेल निकाला है। हमारे देश में जो एमएसपी सेट होता है, ये मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर एक कमीशन है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करता है पूरे देश में कि एक फसल को उगाने की क्या कीमत है, उसमें क्या क्या इनपुट्स लगते हैं, कितना बीज लगता है, कितना खाद लगता है, कितनी मेहनत लगती है, कितना पानी लगता है। ये सारे फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं और ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करने के बाद वो अपना एक प्रपोजल बनाकर सरकार को भेजते हैं। सरकार उस प्रपोजल को राज्य सरकारों के पास भेजती है। राज्य सरकारों से वो वापस आने के बाद में कैबिनेट कमेटी जो होती है उसके आगे रखा जाता है। वहां से पास होने के बाद में फिर जो है एमएसपी को बढ़ाया जाता है, जो फाइनल रिकमेंडेशन होती है। ये एमएसपी सेट करने का एक मोटा मोटा प्रारूप होता है। दोस्तों, ये तो होगी कमीशन की बात। 2004 में सरकार ने एक स्वामीनाथन आयोग बनाया था। स्वामीनाथन आयोग का काम था कि भाई आप खेती बाड़ी को देखो और किस तरीके से हम अपने किसानों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, किस तरीके से उनकी जो अनाज की कीमत है उसको किस तरीके से अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं ताकि हमारे किसान खुशहाल हो। ये स्वामीनाथन आयोग 2004 में हमारी भारत सरकार ने बनाया था। उस स्वामीनाथन आयोग ने अपने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे। उसमें से जो एमएसपी से रेलिवेंट जो रिकमेंडेशन है वो आज हम आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, स्वामीनाथन आयोग ने जो खेती बाड़ी में जो खर्चा लगता है, जो इनपुट्स लगते हैं, उनको 3 हिस्सों में अलग अलग बांटा था। पहला हिस्सा था A2, दूसरा था FL और तीसरा है C2। दोस्तों, A2 जो है, A2 में कौन कौन से इनपुट्स है? A2 में स्वामीनाथन आयोग ने जो कैश एक्सपेंडिचर किसान करता है, कैश एक्सपेंडिचर जो किसान करता है, जो डायरेक्ट पैसे खर्च करता है, उसको जोड़ा था, जिसमें कि बीज की कीमत, खाद की कीमत, उसने जो बाहर से अगर कोई लेबर हायर करी है उसकी कीमत, कोई जो है कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल कुछ लगा उसकी कीमत। तो ये चीजें, ये जो फैक्टर्स है, ये जो इनपुट्स है, A2 के अंदर स्वामीनाथन आयोग ने इनको रखा था। FL के अंदर स्वामीनाथन आयोग ने जो उस खेती बाड़ी में जो उस किसान का परिवार अपनी खुद की जितनी मेहनत कर रहा है, खुद की जो लेबर उसके अंदर लगा रहा है, FL में फार्म लेबर, फैमिली लेबर, उसको रखा गया था कि फैमिली लेबर, क्योंकि घर में अगर चार आदमी खेत में काम कर रहे हैं तो उनको तो मजदूर की तरह ऐसा नहीं है कि रोजाना 500 रुपया देना है या 400 रुपया देना है। तो घर के जो सदस्य अपने खेत के अंदर लेबर कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, उसके कीमत को FL कहा गया। तीसरा रखा गया जो कंपोनेंट था, तीसरा कंपोनेंट था C2। C2 के अंदर इन्होंने कहा कि भाई C2 के अंदर मान लो कोई जमीन किराए पे ले रहा है, कि एक किसान है, उसने किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी सपोज करिए 5 एकड़ जमीन किराए पे ली और उसको वो मान लीजिए उसका 1 लाख रुपए 1 साल का देता है 5 एकड़ का। तो ये जो 1 लाख रुपया है इसको C2 कहा गया। और अगर उसने खेती बाड़ी के लिए कहीं से कोई कर्जा लिया है तो उस कर्जे का जो ब्याज है उसको भी C2 कंपोनेंट में रखा गया। तो मोटा मोटी कंपोनेंट हो गए A2, FL, C2। A2 के अंदर क्या आया कि जो किसान ने अपनी जेब से कैश खर्चा किया है, चाहे वो बीज खरीदने पे किया, खाद खरीदने पे किया, कोई उसने किसी से खेत बवाया है तो उसके लिए ट्रैक्टर वाले को कोई कीमत दी है, या कोई बाहर से मजदूर लेके आया उसको अगर कोई कीमत दी है, तो वो हो गया A2 कंपोनेंट। FL कंपोनेंट हो गया कि जो फैमिली लेबर है, जो उसके परिवार ने उस खेत में मेहनत करी है उस फसल को उगाने को, उसको FL कहा गया। और C2 के अंदर हो गया कि भाई उसने अगर जमीन किराए पे ली है या उसने कोई कर्जा लिया है खेती बाड़ी के लिए, तो उस कर्जे का जो ब्याज है वो, और जो जमीन को किराए पे लिया गया है वो किराया, इसको C2 कंपोनेंट कहा गया। अब हुआ क्या दोस्तों, इसके अंदर खेल ये हुआ कि जो स्वामीनाथन आयोग था उसने कहा कि भाई हमें जो देर सवेर किसानों को जो C2 कंपोनेंट है
कि जो C2 कंपोनेंट पूरा है, उसने कहा कि C2 के अंदर उन्होंने क्या कहा, स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि जो A2 की जो कॉस्ट है, FL की जो कॉस्ट है, A2 प्लस FL प्लस रेंट ऑफ द लैंड प्लस इंटरेस्ट ऑफ द लोन टेकन फॉर फार्मिंग पर्पस, इसको टोटल को C2 बनाया। C2 क्या बनाया कि A2 मतलब कि जो टोटल कैश एक्सपेंडिचर हुआ है किसान की जेब से वो, FL उसके परिवार ने जो मेहनत करी है उसको जोड़ो, और उसने उस जमीन को किराए पे अगर लिया है तो वो किराया जोड़ो, और उसने अगर उस खेती बाड़ी के लिए कोई कर्जा लिया है तो उस कर्जे का ब्याज जोड़ो। तो ये जो सारी कॉस्ट उन्होंने C2 में क्लब कर दिया। उन्होंने C2 को बना दिया A2 प्लस FL प्लस रेंट ऑफ द लैंड प्लस इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन टेकन फॉर फार्मिंग पर्पस। तो स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि भाई देर सवेर हमें ये C2 पे जाना पड़ेगा, और किसान का जो MSP हम डिसाइड करते हैं वो C2, और C2 की जो कीमत निकल कर आई उसका 50% जोड़कर हमें देना होगा किसान को। सपोज करिए किसान का 1 एकड़ जमीन पे A2 बना 1000 रुपया, फैमिली लेबर बनी 500 रुपया, 10,000 रुपया उसने ले लिया, 100 रुपया उसने ले लिया उसका किराया, 1000 A2 कंपोनेंट, 500 उसकी फैमिली लेबर, उसने वो जमीन किराए पे ली 100 रुपए, और सपोज करिए जो ब्याज लिया था ब्याज का कर्जा हो गया 50 रुपए। तो C2 कंपोनेंट क्या बनेगा, 1000 जमा 500 जमा 100 जमा 50, ये बना 1650 रुपए। तो स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि 1650 रुपए पे 50% बढ़ा के आप MSP दो, मतलब 1650 जमा 825, तो 2475 रुपए आपका MSP बनना चाहिए। ठीक है। अगर सिर्फ हम A2 कंपोनेंट की बात करें तो 1000 बना, FL करें 500 बना, C2 कर दें A2 प्लस FL प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट पेड, तो वो 1675 बना। अब खेल क्या है कि हमारी जो स्वामीनाथन आयोग ने कहा और जो हमारे देश के किसान जो संगठन जितने भी है वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप C2 प्लस 50% MSP हमें दो। लेकिन हमारी जो सरकार है, फिलहाल जो सरकारें जो MSP दे रही हैं दोस्तों, वो किसान को A2 प्लस FL पे मिल रहा है। मतलब कि हमारी सरकार, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, हमारी सरकार उसको 1500 रुपए पे 50% बढ़ा के MSP सेट करती है। तो 1500 जमा 50% कितना हुआ, 750 रुपए, 2250 रुपए उसका MSP सेट होता है। किसान क्या कह रहा है, किसान कह रहा है कि मुझे 1650 रुपए पे सेट करके दो 2475 रुपए। तो एक इस छोटे से एग्जांपल से आप समझ सकेंगे कि जो सरकार जो MSP दे रही है और जो किसान MSP मांग रहा है 2250 और 2475, मतलब मोटा मोटी 200, ये हो गया 225 रुपए। तो 225 रुपए का मतलब मोटा मोटी ये हो गया कि करीबन 9.5% MSP किसान ज्यादा मांग रहा है। किसान की जो डिमांड है वो कितनी है, जो वर्तमान सरकार दे रही है उससे 9.5% ज्यादा। अच्छा, इसमें भी पीछे कई इश्यूज हैं। कई इश्यूज ये हैं कि अक्सर सरकार जो लेबर की वैल्यू करती है, जो सरकार लेबर की वैल्यू करती है, जिन सर्कमस्टेंसेस को, सारी चीजों को सरकार अपने कंसिडरेशन में लेती है दोस्तों, वो चीजें मार्केट रेट से बहुत कम होती हैं। अगर आप सरकार के नियम कानूनों में जाएंगे तो जो एक लेबर मार्केट के अंदर 500 रुपीज में मिलती है, सरकार के रेट से अगर आप उसको हायर करते हैं तो वो 350 या 400 रुपए होती है। तो ये जो रेट्स कंसीडर किए जाते हैं MSP कैलकुलेट करने के, लेबर वगैरह की सारी चीजें, ये सब मार्केट रेट से बहुत कम रेट के ऊपर कंसीडर किए जाते हैं। तो अगर सरकार जो एक्चुअल कैलकुलेट कर रही है और सरकार अपना एक्चुअल कैलकुलेट किए हुए C2 पे भी अगर किसान को MSP देने को राजी होती है तो उसमें भी किसान को बहुत लॉस हो रहा है, मुनाफा उसमें भी नहीं होगा। यह भी समझने की बात है कि सरकार जो लेबर के रेट तय करती है, सरकार के जो लेबर के रेट होते हैं वो मार्केट रेट से बहुत कम होते हैं। इस चीज को भी समझिए। दूसरी चीज,
एमएसपी सरकार ने सेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जो एमएसपी इन्होंने सेट कर दिया सरकार ने, ये देखिए, ये भी मैं निकालता हूं डाटा। पहले तो इन्होंने जो रेट सेट करने के लिए जो लेबर कैलकुलेट होती है वो मार्केट रेट से बहुत कम होती है, कम से कम 30-40% कम होती है, पहली बात। दूसरी बात, किसान कहता है कि आपके फॉर्मूले से मुझे C2 पे 50% दो, उस पे नहीं दे रहे, A2+FL पे दे रहे हैं। तीसरी बात, आपने, सरकार ने कह दिया कि गेहूं का एमएसपी 2000 रुपया है। अब दिक्कत क्या होगी कि मार्केट के अंदर कोई भी 2000 से ऊपर नहीं खरीदता गेहूं को, और किसान का जो गेहूं है वो 2000 से कम में बिकता है ओपन मार्केट में। आपका एमएसपी 2000 है तो मोटा मोटा आप मानिए कि ओपन मार्केट में 1800 या 1900 में बिकेगा वो। ये भी समझने की बात है, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है हमारी सरकारी एजेंसियों के पास कि वो एमएसपी पे पूरा खरीद ले। आपने ऊपर एक बार और कर दिया कि 2000 से ऊपर तो बिक ही नहीं सकता ओपन में। अब दिक्कत क्या होगी कि 2000 रुपये आपने सेट कर दिया, किसान 2000 से ऊपर कहीं बेच नहीं पा रहा है, ओपन मार्केट में उसका 1800-1900 में बिक रहा है, वो 2000 में आपको बेचना चाहता है, तो आपके पास कैपेसिटी नहीं है खरीदने की। तो सारा आपने आर्टिफिशियली किसान को गरीब करने का, गरीब रखने का सारा पेटेंट तरीका अपना लिया है। अब ये देखिए, डाटा हमारे सामने है, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठे हैं दोस्तों, ताकि आपको साथ के साथ पूरा डाटा भी हम लोग बता पाए। अब कमाल की बात देखिए, 2017-18 में हमारे देश के अंदर 111 मिलियन 111 मिलियन टन जो चावल पैदा हुआ था, 111 मिलियन टन चावल पैदा हुआ था हमारे देश में, और हमारी सरकार ने कितना खरीदा? 25 मिलियन टन, मतलब मोटा मोटा 5वां हिस्सा आप मानिए। पूरे देश में जो चावल पैदा हुआ उसका 5वां हिस्सा सरकार ने खरीदा। किसान उसको ओपन मार्केट में एमएसपी से ज्यादा बेच सकता था, लेकिन सरकार ने एमएसपी सेट कर दिया तो उससे ज्यादा वो बिक नहीं रहा है। आपने अगर चावल का एमएसपी 2500 किया है तो किसान को तो जो ओपन मार्केट में 2500 से कम का ही रेट मिल रहा है, उसको 2200 या 2300 रुपए रेट मिल रहा है। अब आप बताइए, आपने ना तो उसका 2500 में पूरा खरीदा, और आपने उसमें मार्केट में सिस्टम ऐसा कर दिया कि वो बेचारा 2500 से ज्यादा कहीं बेच भी नहीं पा रहा है मार्केट में। वो क्या करेगा? वो जो कीमत आपसे मांग रहा था वो कीमत आप उसको नहीं देते हैं, जो कीमत आप खुद सेट करते हैं उसके रेट्स इतने कम हैं कंपोनेंट्स के, वहां पे आप किसान को मारते हैं। फिर किसान आप ही के फार्मूले में जो कह रहा है कि मुझे ये वाले फार्मूले से दे दो, उसमें आप नहीं देंगे। उसके बाद आपने किसान का एमएसपी सेट कर दिया, किसान की पूरी फसल आप नहीं खरीदेंगे। आपने एमएसपी सेट कर दिया तो बाजार में उससे ज्यादा में वो बिक नहीं सकता है, कहीं पे उससे कम में बिक रहा है। मतलब शुरू से लेकर आखिर तक आपने किसान को मारने का, भूखा मारने का, गरीबी में रखने का पूरा पेटेंट इलाज कर दिया है कि वो कभी भी गरीबी से नहीं उबर पाए। उसको सिर्फ इतना दो कि उसकी सांस चलती रहे, वो खेत में जाके हाड़ तोड़ मेहनत करता रहे, और आप लोगों का पेट सस्ते अनाज से भरता रहे। ये हकीकत है इस देश में। ये भी हकीकत है कि पूरी दुनिया में जिस जिस देश ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड बनाए, ये जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड्स आप देखेंगे हर जगह, ये सिर्फ और सिर्फ किसान को भूखा मारने की, गरीब रखने की योजनाएं हैं। इनसे किसान का कोई भला नहीं होता है। अगर आप फ्री इकोनॉमी के नाम पे, लिबरलाइजेशन के नाम पे पूरी इकोनॉमी को खोल सकते हैं, बाजार के हवाले कर सकते हैं, तो सिर्फ किसान को मत मारिए, उसके अनाज को भी आप ओपन बाजार में मार्केट के हवाले कर दीजिए। जिसमें दम होगा, जो मेहनत करेगा, कमाएगा, वो खाएगा। जो नहीं कमा पाए किसी कारण से, अपाहिज है, भूखा है, गरीब है, उसको सरकार दो, आप उसको खाने को दो, लेकिन इस देश के किसान को भूखा मत मारो, उसको गरीबी में मत रखो। यही एक कारण है जिसकी वजह से कोई किसान नहीं चाहता कि उसका बेटा किसान बने, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर को, खेती को मुनाफे की चीज़ नहीं बनने दिया। और याद रखिए, कोई भी बिजनेस, कोई भी काम जब तक मुनाफे के लिए नहीं होगा, उसके अंदर ग्रोथ नहीं होगी। ये समझने की ज़रूरत है।
तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो हम आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। इस देश के अन्नदाता की हकीकत से आपको कुछ हद तक हम रूबरू आज करा पाए होंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो के बाद आप लोग भी अपने स्तर पर इन सब चीज़ों पर जो हमारे देश से जुड़ी है, समाज से जुड़ी है, समाज के गरीब, दीनहीन, कुचले हुए तबके से जुड़ी हुई है, उनके बारे में आप ज़्यादा मुखर होकर अपने नेताओं से सवाल कर पाएंगे। हमारा ये वीडियो बनाने का केवल एकमात्र उद्देश्य यही है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, ये आपके और हमारे अस्तित्व से जुड़ी हुई बात है, हमारी अंतरात्मा से जुड़ी हुई बात है। अगर हमारे देश का अन्नदाता खुशहाल होगा, उसकी आत्मा हमें दुआएं देंगी, तो यकीन मानिए, आज लॉकडाउन में आपने देखा होगा लोग शहर छोड़ छोड़कर गांवों में भाग रहे हैं, क्योंकि हमारे गांव में किसान कितना भी भूखा हो, कितना भी गरीब हो, वो किसी को भूखा नहीं मरने देता। हमारे गांवों में हमारी आत्मा बसती है। हमारे जो किसान हैं, हमारे जो अन्नदाता हैं, उनके प्रति एक समाज के रूप में हमारी भी कुछ जिम्मेवारी बनती है। हर चीज़ को हम नेताओं के भरोसे नहीं छोड़ सकते। इन सवालों पर हमें सरकार से जवाब मांगने चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।